देखना सर, भारतीय नदी अपवाह तंत्र, यानी कि हमें नदियों के बारे में पढ़ना है यहां से कि कौन कौन सी नदियां जो है वो आपके भारत में बहती हैं। हम बाद में विश्व परिप्रेक्ष्य में भी नदियों को देखेंगे, लेकिन अभी पहले इंडियन रिवर के बारे में समझ लेते हैं। यूपी टेट में प्राइमरी और जूनियर लेवल का, जिसमें सामाजिक विषय में जिसका भूगोल विषय है यानी इतिहास विषय है, नागरिक शास्त्र विषय है, तो वहां पर ये जो है वो आपका टॉपिक नदियों का जरूर 1 से 2 नंबर दिला के जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको पढ़ना पूरी ही नदियां हैं, आपको पूरा उत्तर भारत की पूरी नदियां पढ़नी है, आपको दक्षिण भारत की पूरी नदियां पढ़नी है। उत्तर भारत की नदियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी किस दिशा की ओर बहती हैं, उन नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहां से कहां की ओर होगा, किस ग्लेशियर से ये नदी निकलेगी, कहां जाके जो है नदी वो आपकी मिल जाएगी किसी दूसरे जगह पर, या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी या किसी सागर में मिले या कहीं किसी दूसरी नदी में मिल जाएगी। और साथ में इसका अपवाह क्षेत्र, यानी कि इसके नदियों के अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, यहां से प्रश्न जो है वो आपके पेपर में पूछे गए हैं। अधिकतम यूपी टेट में सबसे ज्यादा या तो सिंधु नदी से प्रश्न आए हैं या फिर ब्रह्मपुत्र और आपके गंगा नदी से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद अगर बचता है तो दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख नदियां हैं, चाहे वो ताप्ती नदी हो, चाहे आपकी नर्मदा नदी हो, चाहे महानदी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कावेरी हो, इन नदियों से आपके प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम स्टार्टिंग से कि भारतीय नदी का प्रवाह तंत्र क्या कहता है और भारतीय नदी तंत्र में कितने प्रकार के प्रवाह जो है वो आपके बनेंगे। तो यहां पर ऐसा माना जाता है कि 2 प्रकार के अपवाह तंत्र जो है वो आपके बनेंगे। अब 2 प्रकार के अपवाह तंत्र कौन कौन से होंगे, तो अपवाह का मतलब क्या है, अपवाह का मतलब है फ्लो, इंग्लिश में अगर इसको हम कहें फ्लो, कहने का मतलब है बहाव। बहाव का मतलब तो समझते ही है कि नदी कहां से कहां की ओर बह रही है। किसको नहीं सर, उद्गम से क्षेत्र नहीं कहेंगे। उद्गम क्षेत्र किसी भी नदी का, अधिकतम उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का उद्गम क्षेत्र ग्लेशियर होगा या कोई झील होगी। जैसे कि अधिकतम नदियां हिमालय के अंतर्गत जो मानसरोवर झील है वहां से इनका उद्गम स्थान माना गया है। और कुछ नदियों का उसी ऊंचाई पर कुछ ग्लेशियर हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर हुआ, यमुनोत्री ग्लेशियर हुआ, तो वहां से इन नदियों का क्या माना गया है, उद्गम स्थान माना गया है। ठीक है सर। अपवाह क्षेत्र का मतलब क्या होता है अभी बता देते हैं और थोड़ी दूर आगे चल के। जैसे ये नदी बह रही है, ये गंगा है, तो ये गंगा नदी कितने क्षेत्र में बहेगी, तो ये पूरे क्षेत्र में गंगा का पानी बह रहा है, ये इसका अपवाह क्षेत्र होगा। यानी कितने भूभाग पर ये नदी जो है वो आपकी बहेगी, इसका जिसका बहाव क्षेत्र आप कह सकते हैं कि उसका बहाव क्षेत्र कितना रहेगा। तो कहां कहां से होके जाएगी, ऊपर जब हिमालय से उतरेगी, कहने का मतलब उत्तराखंड में प्रवेश करेगी, फिर उत्तर भारत में प्रवेश कर जाएगी, फिर उत्तर भारत में प्रवेश करने के बाद बिहार से होती हुई आपकी पश्चिम बंगाल से होती हुई और आपकी जो है पश्चिम बंगाल से होती हुई बाहर की ओर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी और फिर जाके जो है वो कहां मिल जाएगी, लास्ट में बंगाल की खाड़ी में क्या कर जाएगी, मिल जाएगी। तो ये उसका अपवाह क्षेत्र है, ये उसका प्रवाह क्षेत्र है। तो बात कर लेते हैं कि ये अपवाह क्षेत्र हम कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो हम 2 भागों में इस अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, हम 2 भागों में इस बहाव तंत्र को पढ़ेंगे। पहला क्षेत्र लेते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र। पहला क्षेत्र लेते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र, इन्हीं को हिमालयी नदियों के नाम से भी हम जान सकते। और दूसरा हमारा क्षेत्र रहेगा, तो दूसरा क्षेत्र रहेगा प्रायद्वीपीय द्वीपीय अपवाह तंत्र। अब ये क्या है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या है, हिमालयी अपवाह तंत्र क्या है, इसको भी समझ लेते हैं सर। जरा देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं
जहां पर हमको इन चीजों को क्या करना है, समझना है। तो देखना सर जरा, यहां आगे बढ़ते हैं और एक भारत का मैप ले लेते हैं समझने के लिए केवल, ठीक है ना। एक भारत का मैप ले लेते हैं समझने के लिए, ताकि हम समझ पाए कि कहां से कौन सी चीजें जो है वो हमारी रहेंगी। 1 मिनट सर। ये रहा आपका भारत का मैप। इतना तो आप समझ ही सकते हैं, इतना तो क्लियर हो रहा होगा कि ये भारत का मैप है। इसी भारत के मैप के अंतर्गत आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा है, देखना यहां से आप समझेंगे कि ये जो हिस्सा है कर्क रेखा, ये आपकी गुजरती है। इस कर्क रेखा के ये जो नीचे वाला भाग है, ये जो दिख रहा है इतना, ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। यहां से यहां तक का ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये ऊपर का जो हिस्सा है ये उत्तर भारत कहलाता है। ये जो हिस्सा है ये उत्तर भारत कहलाता है, और ये जो है वो आपका प्रायद्वीपीय भारत है। अगर कोई कहता है कि मूल भारत क्या है, तो मूल भारत प्रायद्वीपीय भारत को ही कहा जाता है। क्योंकि जब पृथ्वी की रचना हो रही थी, पृथ्वी का निर्माण काल चल रहा था, पूरी घटना हमने आपको शुरुआत में शायद बताई होगी कि मेस्को स्थान पर एक बड़ा सा उल्का पिंड आके टकराता है। तो पृथ्वी का जो मैग्मा भरा पड़ा था उसमें पूरे में उथल पुथल मच जाती है, और जो गर्म मैग्मा था वो नीचे से ऊपर की ओर निकल आता है। एक प्रकार से पूरी पृथ्वी पर उथल पुथल की घटना जो है वो प्रारंभ हो जाती है। चट्टानें यहां से वहां खिसकने लगती हैं, क्योंकि एक बड़ा सा उल्का पिंड था जो आकर क्या टकराया था, पृथ्वी पर टकराया था। तो अभी उल्का पिंड उस टाइम पर इसलिए टकरा गया था क्योंकि उस टाइम पर पृथ्वी का वायुमंडल पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हो पाया था। अभी इस टाइम पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया चल ही रही थी। उस टाइम पर बड़े बड़े डायनासोर जो है वो पृथ्वी पर क्या किए जाते थे, पाए जाते थे। उस टाइम पर ही ये उल्का पिंड जो है वो आके टकराता है। वही जो डायनासोर जो है वो आपके जमीन के नीचे दब के मर गए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर ऐसा उल्का पिंड नहीं टकराता, ऐसी उथल पुथल नहीं होती, तो शायद हम आप सब नहीं होते यहाँ पृथ्वी पर, क्योंकि उन्हीं का निवास था पूरा डायनासोर का। तो पूरे के पूरे जो डायनासोर थे वो गर्म मैग्मा जो बाहर निकला उनको अंदर जाके चपेट लिया, तो कहीं कुछ किसी स्थान पर दब गए, कहीं किसी स्थान पर दब गए। आज वही हमको पेट्रोलियम या तेल के रूप में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम के अवसाद के रूप में क्या है, प्राप्त होते हैं। जीव जंतु या वनस्पति भी दब गई। उस टाइम पर यहाँ भारत में क्या था, तो ये जो आपका प्रायद्वीपीय जो भारत था, ये वास्तविकता में उसके ये और पहले की बात है कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत था, ये अफ्रीका महाद्वीप के नीचे मेडागास्कर एक द्वीप आपने पढ़ा होगा, अफ्रीका महाद्वीप। और सर जी देखिएगा, इधर सारी चीजें हम आपको बताते चलते हैं। 1 मिनट सर, देखना ये है पूरा विश्व मानचित्र। तो विश्व मानचित्र में आप ये देख रहे हो, ये तो आपका इतनी पिक्चर दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए आपके। आप जियोग्राफी से जा रहे हैं तब भी, और आप प्राइमरी यूपी टेट का पेपर दे रहे हैं तब भी। प्राइमरी यूपी टेट में भी अच्छी खासी भूगोल पूछ ली जाती है, कहने का मतलब है। पूछेंगे 8 नंबर की, लेकिन वो भी एकदम कायदे वाली पूछेंगे कि आप परेशान हो जाओगे। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये ऊपर यूरोप है, ये आपका पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसको ओसेनेशिया महाद्वीप के नाम से हम जानते हैं। अगर बात करेंगे यहां पर, तो ये देख रहे हो आप, ये आप देख रहे हो, ये है आपका पूरा का पूरा अफ्रीका, और ये है मेडागास्कर। तो यही जो ये स्थान खाली हुआ है, ये जो भारत का ये हिस्सा था ना, प्रायद्वीपीय भारत, ये यही जो है वो अफ्रीका महाद्वीप और मेडागास्कर के बीच में इस प्रकार से क्या हुआ था, फंसा हुआ था। और यहीं से हिस्सा क्या होता है आपका, अलग होता है। और जब ये हिस्सा यहीं से आपका धीरे धीरे देखना, यानी कि ये हिस्सा यहाँ इस प्रकार से जो है वो आपका पूरा का पूरा इस प्रकार से सटा हुआ था। यहीं से अपभ्रंशन की प्रक्रिया, कहने का मतलब पृथ्वी का निर्माण काल चल रहा था, चट्टानें आपस में टूटती हैं, तो नीचे की जो चट्टान है वो खिसकने लगती है, और यही हिस्सा कहाँ की ओर गमन करने लगता है, यहाँ की ओर। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये यहीं की ओर गमन करेगा, चूंकि ये समुद्र, ये पूरा पानी है, उसी पर ये चट्टान क्या कर रही थी, एक प्रकार से तैर रही थी। तो इस पर कई प्रकार के बल लगते हैं, यहाँ पर भी बल लग रहे हैं कई प्रकार के। सपोज दैट ये आ गई आपकी, ये आ गया प्रायद्वीप, तो इस तरफ को जा रहा था, तो यहाँ से भी फोर्स अप्लाई हो रहा था,
यहां से भी फोर्स अप्लाई, यहां से भी फोर्स अप्लाई। एक फोर्स यहां अप्लाई कर रहा था जो इसको ढकेलने का काम कर रहा था, दूसरा फोर्स वहां से अप्लाई हो रहा था जो इसको वापस भेजने का काम कर रहा था। अब ये खिसकता हुआ पहुंचा तो जा कहां पहुंचा, ये यहां नहीं जा पाया, ये खिसकता हुआ खिसकता हुआ खिसकता हुआ कहां सट गया, यहां पर जाके क्या कर गया, चिपक गया। और जब ये यहां चिपक गया तो यहां पर एक पर्वत हुआ करता था, विंध्याचल पर्वत, और वो विंध्याचल पर्वत आपका यहीं पर हुआ करता था। वो विंध्याचल पर्वत था नहीं, वास्तविकता में जब ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत था, जो ये प्रायद्वीपीय भारत जब ऊपर की ओर चल रहा था तो ऊपर से भी इसके ऊपर क्या पड़े, कुछ बल पड़े। इनको अभिजात बल के नाम से जानते हैं, बहिर्जात बल के नाम से जानते हैं। यानी कि ये चट्टान पर चारों तरफ से क्या हुए, बल पड़े, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, चारों तरफ से बल पड़े। लेकिन सबसे ज्यादा जो ताकतवर बल था वो ऊपर की ओर इसको क्या करा गया, शिफ्ट करा गया, और ये जाके क्या कर गया, चिपक गया। लेकिन जब ये शिफ्ट हो रहा था तो ये जो फोर्स पड़ रहे थे इसके कारण ही दो चट्टानें आपस में टकराएंगी तो वो हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाएगा। आप जानते हैं भाई, आपकी ये दो चट्टानें हैं, ये दो चट्टानें आपस में टकराएंगी, ये इस दिशा की उस दिशा की ओर, तो एक दूसरे से भिड़कर ऊपर की ओर उठेंगी। उसी प्रकार की स्ट्रक्चर यहां हुई, कुछ चट्टानें यहां ऊपर की ओर उठ गई, कुछ चट्टानें यहां ऊपर की ओर उठ गई, और कुछ चट्टानें यहां ऊपर की ओर उठ गई। और यही जो चट्टानें हैं जो ऊपर की ओर उठ गई, इसने किसका निर्माण कर लिया, पर्वतों का या पठारों का निर्माण कर लिया। तो देखते हैं भारत के इस पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी पठार पाए जाते हैं, पूर्वी पर्वत पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसके पश्चिमी भाग में भी कुछ पहाड़ियां पर्वत पाए जाते हैं। और यहां पर जो विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ है वो भी इसी आपसी चट्टानों के टकराव की वजह से ही विंध्याचल पर्वत का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। बात समझ पाए। और यही जाके जब जाके यहां पर चिपक जाता है तो अब प्रारंभ होती है इस पूरे के पूरे इसकी स्ट्रक्चर ये बनना। और यहां पर क्या था, तो ऊपर से जो है वो आपका यहां पर जो है वो नदियां बहती थी, ध्यान रखना, यहां पर पूरी की पूरी नदियां बहती थी। नदियां अपने साथ मलबे को लाती थी। यहां पर हिमालय की संरचना से पहले भी नदियों की उत्पत्ति मानी जाती है। सतलज है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु नदी है। ये तीन नदियां हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व पाई जाती हैं। इनको पूर्ववर्ती नदियों के नाम से भी जानते हैं। सतलज है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु है। ये तीनों नदियां हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी यहां पर थी। और इस सागर को किस नाम से जाना जाता था, टेथिस सागर के नाम से क्या किया जाता था, इसको जाना जाता था। इसी टेथिस सागर में सारी की सारी नदियां जो है वो आपकी मिलती थी। कहने का मतलब है कि ये जो है वो आपका ये आके चिपक गया, यहां पर एक विंध्याचल पर्वत की स्ट्रक्चर बन गई, यानी कि एक पर्वत नुमा संरचना बन गई। बीच का जो भाग था यहां पर टेथिस सागर था, ऊपर से आने वाली नदियां इस टेथिस सागर में गिरती थी अपने साथ। अब चूंकि पीछे से जब ये पहुंचा, विंध्याचल पर्वत पहुंचा, तो वहां ऊपर से जो नदियां आ रही थी, इस नदियों के अपने नदियां अकेला पानी तो लेके आएंगी नहीं, कंक्रीट लेके आएंगी, मलबा लेके आएंगी, क्योंकि ये ऊपर के पठारी भाग से जो है वो बहती हुई आ रही थी। तो अपने साथ बड़ी मात्रा में मलबा लेके आई, मिट्टी लेके आई, कंकड़ लेके आई। वही अवसाद धीरे 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 यहाँ क्या होता गया, आपका जमा होता गया। और वही आज स्थान है जिसको हम उत्तर भारत के मैदानी भाग के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस हिस्से पर आप रह रहे हैं, जो भूभाग है, वो कभी टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब वर्तमान में चूंकि एक लंबा समय हो गया, तो वो पूरा का पूरा टेथिस सागर को क्या कर दिया गया, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से पाट दिया गया। ठीक है ना। अभी भी ऊपर से देखा होगा कि नदियां आती हैं, देखते हैं कि उत्तराखंड वगैरह में जब बाढ़ आती है या भूस्खलन होता है, तो ऊपर से जो नदियां हैं, वो भूस्खलन का मतलब क्या है, ऊपर से नदियां बड़ी तेज स्पीड से आती हैं, तो अपने साथ पत्थर कंकड़ को भी लेके बह आती हैं, और वही सीधा सीधा क्या बनता है, त्रासदी का कारण भी बनता है। तो नदियां तो अभी भी आ रही हैं, ऊपर का हिस्से जो है वो बराबर हमेशा जो है वो क्या लेते आ रही है, मलबा लेके आ रही है। अब वो केवल कुछ ही नदियों के रूप में रह गया, बाकी स्थान मैदानी भागों में परिपूर्ण हो गया। अब केवल कुछ ही नदियां दिखते हैं, जैसे गंगा हुई, यमुना हुई, आपकी और भी नदियां हैं जो आपके ऊपर उत्तर भारत से नीचे की ओर क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। कुछ बिहार में जाती हैं, कुछ उत्तर भारत में आती हैं, बहुत सारी नदियां हैं। तो अब जो स्ट्रक्चर जो बनी है, अब वो समझते हैं कि यही जो नदियां हैं, इन्हीं नदियों के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। बात समझ पा रहे कि नहीं। अब इतनी स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुई होगी सर, और इन्हीं की वजह से पर्वत का निर्माण हुआ और वो निर्माण हुआ। अब चलते हैं सर अपने पॉइंट पर जहां अपन को समझना है, यहां पर, ठीक है ना। अब यहां आ जाते हैं सर, और ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये उत्तर भारत है, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अभी स्टार्टिंग है सर, थोड़ा सा बैक से लेके आएंगे खींच के आपको, फिर आगे
को पढ़ाएंगे। कहने का मतलब है पूरी कंसेप्ट आपके दिमाग में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप भूलो ना। चलिए देखना, ये प्रायद्वीपीय भारत हुआ, ये उत्तर भारत हुआ। उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत दोनों में नदियां बहेंगी। अब यहां पर नदियां किस वजह से बहेंगी? तो यहां पर ऊंचाई अधिक है, पर्वतों की ऊंचाई अधिक है, तो यहां अधिक ऊंचाई होगी, तो लगभग 5000 ऊंचाई के आसपास पानी जो है वो क्या करने लगता है, जमने लगता है। 4500 और 5000 की ऊंचाई पर जब पानी रहेगा तो वो पानी क्या करेगा, जमने लगेगा। तो 4500 और 5000 ऊंचाई पर पानी जमने लगता है। वही पानी जो जमा है, वही तो जमा हुआ पानी ग्लेशियर है। वही जमा हुआ पानी ग्लेशियर का मतलब कोई वो थोड़ी है 5000 ऊंचाई पर पानी बर्फ बनने लगता है, जम जाता है। तो यहां पर जो आपके बड़े बड़े ऊंचाई वाले पर्वत हैं, यहां पर बहुत ऊंचाई वाले पर्वत हैं, इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ? तो इन पर्वतों का निर्माण भी ये पूरे के पूरे जो है वो आपके एक प्रकार से हिमालय की ही आपकी क्या है, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है। यानी कि जो हिमालय है वो पूरा यूं आपका क्या है, विस्तारित है। यूं हिमालय पूरा आपका विस्तारित है। 3 भागों में ये आपका क्या है, विस्तारित है। एक बृहद हिमालय, एक मध्य हिमालय और एक आपका लघु हिमालय। अभी जब अपन पर्वत पढ़ाएंगे तो पर्वत के बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी चूंकि नदियां अपन स्टार्ट करते हैं तो अभी हल्का सा व्यू ले लेते हैं कि ये पूरा का पूरा आपका क्या रहेगा, पर्वत रहेगा। और काफी बड़ी ऊंचाई पे पर्वत है। क्यों? यहां पर 2 लैंड आके टकराए थे, एक अंगारा और एक गोंडवाना, और 2 लैंडों के टकराने की वजह से ही हिमालय की क्या हुई थी, संरचना हुई थी। यानी कि जो आपका जब पेंजिया वाला जो भाग अलग हुआ था, उस पेंजिया को 2 भागों में बांटा था, अंगारा और गोंडवाना को। उसी अंगारा गोंडवाना से कुछ आपके महाद्वीप बने थे, उन्हीं का एक हिस्सा था अंगारा और गोंडवाना। तो एक जो अंगारा लैंड था वो ऊपर से और गोंडवाना लैंड था नीचे से, इसलिए ये जो हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ऊपर का जो हिस्सा है वो अंगारा लैंड का हिस्सा है। ये आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, और यहां पर क्या बन जाती है, एक हिमालय की संरचना बन जाती है। ये भी आपने देखा होगा कि हिमालय की ऊंचाई हर वर्ष बढ़ती जा रही है, हर वर्ष बढ़ती जा रही है। उस बढ़ने का कारण यही है कि जो गोंडवाना प्लेट है वो नीचे की ओर धंसती जा रही है, क्योंकि वो भारी प्लेट है। अंगारा लैंड जो हल्की प्लेट है वो ऊपर की ओर उठती जा रही है। जैसे कि ये 2 प्लेटें हैं, ये बड़ी 2 प्लेटें थी, आपस में टकराई। जब आपस में टकराएंगी तो ये प्रकृति का नियम है, भारी प्लेट नीचे धंसेगी, हल्की प्लेट ऊपर उठेगी। जैसे 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाए, जो हैवी ट्रक होगा वो नीचे धंस जाएगा और जो हल्की गाड़ी वो उड़ के ऊपर को चली जाएगी, यही रहेगा। जो हल्की प्लेट होगी, हुआ क्या, जब इनकी टक्कर हुई तो जो हल्की प्लेट थी वो नीचे धंस गई, सॉरी जो भारी प्लेट थी वो नीचे धंस गई, और जो हल्की प्लेट थी वो क्या उठ गई, इस प्रकार से जो है वो आपकी ऊपर उठ गई। तो प्लेटें तो दोनों इस दिशा में आ रही थी, लेकिन हल्की प्लेट आपकी क्या उठ गई, ऊपर उठ गई, भारी प्लेट नीचे धंस गई, और इसी के कारण ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये क्या बन गया, आपका पर्वत बन गया। इसी को हम कहीं कम ऊंचाई होगी तो पठार बन गया, लेकिन अधिक ऊंचाई होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। बात समझ पाए? ये प्लेट बराबर धंसती जा रही है, जब धंसेगी तो ये दूसरी प्लेट बराबर उठती चलेगी। निश्चित रूप से है कि हिमालय की जो ऊंचाई बढ़ रही है उसका कारण यही है कि जो भारी प्लेट है वो नीचे की ओर धंसती जा रही है, यानी कि जो गोंडवाना प्लेट है वो नीचे की ओर धंसती जा रही है। बात समझ पाए कि नहीं? यानी एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी गोंडवाना चिपक के कहां पहुंच जाएगी, उसी के नीचे प्रवेश कर जाएगी, लेकिन प्रवेश करने में बहुत समय लगेगा। सर चलते हैं, वो अपन यहाँ अपने स्थिति पर लौट आते हैं कि क्या है, देखना समझना। तो बात समझ पाए कि नहीं सर, कि ये हिमालय है। अब इसी हिमालय पर जब ऊपर ऊपर बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाएंगे, और जब वो ग्लेशियर यहां पर पाए जाएंगे तो ग्लेशियर का मतलब क्या है, हिंदी में ग्लेशियर को कहते हैं हिमनद। हिंदी में ग्लेशियर को कहते हैं हिमनद, हिमनद को ही ग्लेशियर कहते हैं। यानी कि हिम का मतलब बर्फ और नदी का मतलब नदी, यानी कि बर्फ की नदियां, यानी कि ऊपर पानी जम गया है बर्फ के रूप में, उसको ही आप क्या बोल रहे हो, हिमनद बोल रहे हो। वही आपके क्या है, ग्लेशियर के रूप में क्या है, आपके जाने जाते हैं। अब वही ग्लेशियर चूंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, देखना जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है बराबर इतना तो टेम्परेचर दिन में बढ़ ही जाता है, रात में थोड़ा सा डाउन हो जाता है। जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब सूर्य का टेम्परेचर कम होगा तो डाउन होगा। तो नॉर्मल थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर बढ़ ही जाता है। तो थोड़ा थोड़ा वो ग्लेशियर क्या करते रहते हैं, पिघलते रहते हैं, पिघलते रहते हैं। उन्हीं ग्लेशियर के पिघलने के कारण पानी जो है वो आपका बहता रहता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, नदी बोलते हैं। यानी कि वही नदियां हैं जो ग्लेशियर के पिघलने के कारण क्या है, आपकी चल रही हैं। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यहां पर एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, आप देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम किया जाए। कार्बन का उत्सर्जन कम से कम क्यों किया जाए?
जो आपका पराली है उसको कम से कम जलाया जाए। अब देखना एक पराली कितना नुकसान करती है, एक कार्बन का कण कितना नुकसान करता है। जब ये कार्बन का कण है तो ये क्या है, ब्लैक है, ब्लैक ही रहेगा। पराली है, आप देखते हो कि कभी जलेगी दूर तक और अपनी छत पर आ जाएगी, पूरे उसमें ब्लैक 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 हल्के हल्के महीन कण आपको दिखेंगे। अब यही पराली जब अधिक जलाई जाएगी या अधिक कार्बन का प्रदूषण होगा या वायुमंडल में जब आपकी पहुंचेगी, और ये कहां पहुंच गई, ये उड़ते उड़ते इसी हिमनद पर पहुंच गई, और हिमनद पर पहुंच करके एक ये काला कण, एक छोटा सा कण पहुंच गया। अब समझना इस छोटे कण का नुकसान, ये कार्बन का कण यहां पहुंच गया या पराली ही यहां पहुंच गई। अब जब ये क्या होगा, ब्लैक कण होगा, और जब ब्लैक कण होगा तो ये ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है और ऊष्मा का बेहतर क्या है, उत्सर्जक है। भैया ये तो आदर्श कृष्णका की भांति क्या करेगा, काम करेगा। तो सफेद जो रंग होता है वो ऊष्मा का परावर्तक होता है, ध्यान करो। यानी कि वो सफेद रंग, अपन कहते हैं कि भैया गर्मियों में सफेद शर्ट पहनो, सफेद शर्ट इसलिए पहनते हैं कि सूर्य की किरणें अंदर ना प्रवेश करें। सफेद रंग क्या कर दे, सूर्य की किरणों को परावर्तित कर दे। गर्मियों में कहते गहरे रंग के कपड़े पहनो, भैया गहरे रंग के कपड़े इसलिए ताकि सर्दियों में ऊष्मा क्या हो जाए शरीर के अंदर एब्जॉर्ब, तो उसको क्या रखे अंदर, शरीर मेंटेन भी रखे। तो यहां पर जब एक कार्बन का कण इस ग्लेशियर पर पहुंच गया या इस हिमनद पर पहुंच गया, तो अब सूर्य के प्रकाश को यह अधिक एब्जॉर्ब भी करेगा, और जब अधिक गर्मी पाएगा तो अधिक बर्फ भी पिघलाएगा, और अधिक बर्फ पिघलाएगा तो निश्चित सी बात है कि ग्लेशियर भी क्या होंगे, जल्दी जल्दी पिघलेंगे। और जब अगर सपोज दैट पूरे ग्लेशियर ही पिघल गए तो नदियां क्या हो जाएंगी, समाप्त तो हो जाएंगी, बात समझ पाए। और जब ग्लेशियर पूरे पिघल जाएंगे, नदियां जो है वो आपकी समाप्त तो हो जाएंगी, तो नदियां समाप्त होंगी तो पूरा पानी कहां आ जाएगा, समुद्र में आ जाएगा, तो जल स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जल स्तर में वृद्धि होगी तो जो निकटवर्ती तट हैं वो डूब जाएंगे। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अधिक अधिक वैश्विक तापन बढ़ता है। वैश्विक तापन का मतलब अधिक पृथ्वी का टेम्परेचर अधिक बढ़ता है, और पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ने का एक कारण है ग्लेशियर पिघलना। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना यानी कि वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, तो वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यही है कि जब पृथ्वी पर अधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होगा, भैया रेफ्रिजरेटर का अंधाधुंध प्रयोग किया जाएगा, एसी का अत्यधिक प्रयोग किया जाएगा, तो उससे निकलने वाली जो हानिकारक गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो वायुमंडल में पहुंच जाएगी। जब वो वायुमंडल में पहुंच जाएगी तो पूरे उस वायुमंडल में इस प्रकार से फैल जाएगी कि सूर्य के प्रकाश को आने तो देगी लेकिन वापस सूर्य के प्रकाश को निकलने नहीं देगी। तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर ही रहेगा तो निश्चित सी बात है कि क्या बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी। जैसे देखा हो कि अगर एक रात में बादल छा जाएं तो उस दिन बहुत उमस होती है। क्यों? क्योंकि जो दिन भर की गर्मी होती है पृथ्वी की, वो ऊष्मा क्या नहीं निकल पाती, अंतरिक्ष में या पूरे ब्रह्मांड में बाहर नहीं निकल पाती। तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पर हिमनद, यहां पर भी असर पड़ेगा और ये भी क्या होंगे, पिघलना स्टार्ट होंगे। तो ऐसा कहा गया है कि वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ग्लेशियर पिघलते हैं, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अगर सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो ऐसा अनुमान बताया गया है कि जो मुंबई है वो सालसेट द्वीप पर बसा है। जो मुंबई है वो सालसेट द्वीप पर बसा है। ये पेपर में प्रश्न आ चुका कि मुंबई किस तट पर बसा है, सालसेट द्वीप पर बसा है। और सालसेट द्वीप जो है वो आपका डूब जाएगा अगर अत्यधिक वैश्विक तापन हुआ तो, यानी कि मुंबई जो है वो पूरी डूब जाएगी। ठीक उसी प्रकार जो पश्चिम बंगाल है, उस पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा तो डूब ही चुका है, यानी कि इतना टेम्परेचर तो आपका बढ़ ही चुका है। बात समझ पाई कि नहीं? जो वहां पर कुछ प्रजाति हैं जो आपकी पाई जाती हैं, उन्होंने वो स्थान खाली कर दिया और ऊपर की ओर आ गए हैं। चलिए अब चलते हैं आगे सर। तो अब ये हिमनद की वजह से ही ग्लेशियर पिघल रहे। तो हिमनद कहां पाए जाएंगे? यहां पर, क्योंकि यहां पर जो है अधिक ऊंचाई है, अधिक ऊंचाई है। अधिक ऊंचाई का मतलब लगभग 4,500 से ऊंचाई है अधिक, और 4,500-5,000 की ऊंचाई पर ही बर्फ जमेगी। उसके ऊपर फिर गर्मी बढ़ने लगेगी तो वहां भी बर्फ पिघल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ बर्फ कहां रहेगी? वहीं पर रहेगी, क्योंकि हमने आपको वायुमंडल की परतें पढ़ाई हैं। पहले टेम्परेचर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है और बढ़ता ही चला जाता है। ध्यान करो आप। तो जहां पर टेम्परेचर घट रहा है और घटने के बाद जहां बढ़ेगा, तो जहां मैक्सिमम घट गया वहीं पर बर्फ आपकी क्या है, जमेगी, और वहीं पर पानी बर्फ बनेगा। अब यहां पर तो चूंकि बड़े बड़े पर्वत हैं, ऊंचाई अधिक है यहां पर, लेकिन जो आपके प्रायद्वीपीय और आपके प्रायद्वीपीय भारत में, चाहे वो आपका विंध्याचल श्रेणी हो, चाहे आपका पूर्वी पठार हो, चाहे आपका पश्चिमी पठार हो, कहने का मतलब है पश्चिमी पहाड़ियां हो, यहां पर ऊंचाई 4,000 से अधिक नहीं है, सबकी ऊंचाई कम है। तो यहां पर किसी प्रकार के कोई ग्लेशियर का निर्माण नहीं होता। तो जब यहां पर किसी भी प्रकार के कोई ग्लेशियर का निर्माण नहीं होता तो यहां पर फिर नदियां कैसे बहती हैं? नर्मदा हुई, गोदावरी हुई, कावेरी हुई,
ये सारी की सारी नदियां, महानदी हुई, ये नदियां कैसे बहती हैं? ये नदियां बहती हैं वर्षा का पानी, जब पानी बरसता है वही पानी इकट्ठा हो जाएगा और वही पानी पूरे वर्ष भर भरा रहेगा और पूरे वर्ष भर क्या करता रहेगा, चलता रहेगा और वही पानी अंत में क्या हो जाएगा, खत्म। अगर 2-4 साल पानी ना बरसा तो यहां पर अकाल पड़ जाएगा, पानी का सूखा पड़ जाएगा। ध्यान करो, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था और उन्होंने इसी से क्षुब्ध होकर कि मैंने अपनी जनता के लिए कुछ नहीं कर पाया, श्रवण बेलगोला स्थान पर चले गए थे और संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्होंने कहा था हम हमारे राज्य में लोग भूखे तड़पते हुए मरे हैं, तो हम भी क्या कर देंगे, अन्न जल त्याग देंगे और हम भी अपने प्राणों को क्या कर देंगे, इसी प्रकार त्याग देंगे। ध्यान करो, चंद्रगुप्त मौर्य, थोड़ा बहुत शासन याद होगा। तो ये प्रायद्वीपीय वो भारत है जहां पर नदियां सिर्फ किसकी वजह से बहती हैं, बरसात के पानी से, यानी कि वर्षा के पानी से। तो इन नदियों को हम किसके नाम से जानेंगे, मौसमी नदियों के नाम से जानेंगे। बात समझ पाए कि नहीं? तो अब यहां पर 2 प्रकार के अफवाह तंत्र बने, एक बना उत्तर भारत का अफवाह तंत्र और एक बना आपका प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत का जो अफवाह तंत्र है, यहां पर जो नदियां हैं इनका सोर्स क्या होगा, सिर्फ वर्षा, और यहां पर जो नदियां हैं इनका सोर्स क्या होंगे, ग्लेशियर या हिमनद। बात समझ पाई कि नहीं? अब लिखते चलते हैं सर, क्योंकि हमने काफी चीजें आपको समझाई हैं, अब फैक्ट कुछ चीजें लिखते हैं। सर पहले दिन की क्लास थोड़ी ऐसी ही होती है कि हमें पूरी पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ती, और उसके बाद फिर तो लिखते चलेंगे और समझाते चलेंगे। देखना सर, समझना। अब कुछ लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, देखना। तो यहां पर हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की अगर बात करेंगे तो आपके यहां पर जो स्रोत रहेगा वो क्या रहेगा, हिमनद, या इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर। और नदियां जो है वो किसके कारण बहेंगी, ग्लेशियर के पिघलने के कारण नदियां क्या हो रही होंगी, आपकी बह रही होंगी। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? जबकि यहां पर जो स्रोत रहेगा, यहां पर स्रोत क्या रहेगी, वर्षा। बरसात के कारण ही हमेशा आपका क्या रहेगा, पानी बरसेगा और उन नदियों में क्या आ जाएगा, आपका पानी आ जाएगा। चूंकि जब यहां पर हिमनद के कारण, ग्लेशियर के पिघलने के कारण आपका क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, तो ग्लेशियर के पिघलने के कारण जब आपका पानी बह रहा है तो यहां पर वर्ष भर तो आपका क्या बना रहेगा, नदी में पानी बना रहेगा, यानी कि वर्ष भर पानी नदी में रहेगा। आपने देखा होगा कभी गंगा नदी सूखती नहीं, पानी की धारा कम हो जाएगी लेकिन कभी पानी सूखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी वितवा नदी हुई, गंगा नदी हुई, इनका पानी कभी सूखेगा नहीं। क्यों नहीं सूखेगा? क्योंकि ये नदियां चाहे थोड़ा थोड़ा ही पानी क्यों ना आए, ग्लेशियर के पिघलने के कारण क्या है, ये नदियां बहती हैं। ठीक है ना सर? चाहे यमुना हो चाहे गंगा हो, ये नदियां ग्लेशियर के कारण आई हैं। तो वर्ष भर यहां पर पानी रहेगा और वर्ष भर को हम क्या कहेंगे, सदैव इन नदियों में क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो इस नाम दिया गया है किन नदियों को, सदा नीरा नदी कहा गया है। नीरा का मतलब जल, सदा का मतलब सदैव, तो सदा नीरा नदियां किनको कहा गया है, हिमालय तंत्र में बहने वाली नदियों को क्या कहा गया है, सदा नीरा नदियों के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये नदियां किसके नाम से जानी जाएंगी, सदा नीरा नदियों के नाम से क्या किया जाएगा, इनको जाना जाएगा। कौन कौन सी नदियां रहेंगी, लिख लेते हैं सर। गंगा हुई, यमुना हुई, सिंधु हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, सतलज हुई, ये नदियां। यानी कि आप क्या कह सकते हो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, यानी कि ये मुख्य रूप से, यमुना भी लिख दिया हमने और ईटीसी करके जोड़ दिया। अभी और आगे जितनी नदियां पढ़ेंगे वो भी सब इसी में ऐड कर देंगे। यानी मुख्य रूप से आपकी कौन कौन सी नदियां रहेंगी, तो मुख्य रूप से आपकी गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, मुख्य रूप से तो यही रहेंगी। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, मुख्य रूप से यही नदियां रहेंगी। यमुना को हमने जोड़ दिया है, मतलब वो थोड़े नीचे से निकलती है, आप यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो हमने इसको यमुना को भी लिख लिया है। चलिए अब यहां आ जाते हैं थोड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत में। ध्यान रखना, ये केवल आपको टर्म याद रखना है, सदा नीरा नदियां। क्यों? क्योंकि वर्ष वर्ष में पानी रहता है। हिमनद या ग्लेशियर के पिघलने के कारण रहता है। कौन कौन सी नदियां हैं, ये कहां बहती हैं, उत्तर भारत में बहती हैं। इसके बाद यहां आते हैं, ये लिख लीजिए, और ये कहां रहेंगी, तो ये केवल उत्तर भारत में, यानी कि आपकी कहां रहेंगी, उत्तर भारत में। चलिए क्या सर, हाँ ये दक्षिण भारत से। अब बात करते हैं यहां पर
प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र, इसका सोर्स क्या है? वर्षा, यानी कि बरसात की वजह से यहाँ पर नदियां जो है वो बहेंगी। तो ये तो मौसम के अनुसार बहेंगी, जब पानी मौसम बरसेगा तो नदियां खूब बहेंगी, और जब पानी बरस के खत्म हो जाएगा और पानी समाप्त हो जाएगा तो नदियां बंद हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है इनको क्या कहा जाता है? मौसमी नदी। इनको हम किसके नाम से जानेंगे? मौसमी नदियों के नाम से क्या करेंगे? इनको जानेंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी कि ये नदियां जो है वो आपकी किसके नाम से जानी जाएंगी? मौसमी नदियों के नाम से जानी जाएंगी, क्योंकि इनमें वर्षभर बहाव नहीं पाया जाता। ध्यान रखना कि इन नदियों में क्या नहीं पाया जाएगा? वर्षभर बहाव नहीं पाया जाएगा। कौन कौन सी नदियां रहेंगी? तो उनको लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो कौन कौन सी नदियां रहेंगी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा। ये सारी नदियां, चाहे नर्मदा हो, चाहे ताप्ती हो, चाहे कावेरी हो, चाहे गोदावरी हो, ये नदियां आपकी क्या करेंगी? तो आपकी एक प्रकार से जो है वो आपकी क्या नदियां रहेंगी? ये मौसमी नदियां रहेंगी। एटीसी और भी नदियां रहेंगी, लेकिन हमने मुख्य रूप ले लिया है, महानदी है। तो आपकी मुख्य रूप से गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, ये नदियां प्रमुख रूप से किसके अंतर्गत आएंगी? प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र के अंतर्गत और मौसमी नदी के अंतर्गत इनको क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? यहां तक आपने लिख लिया है? बताइए बताइए, यहां तक लिख लिया है? बोलिए। चलें सर, अब आगे चलें? देखना, एक पॉइंट यहां पर जो पेपर में पूछा जाता है, पूछा गया है, उसको लिख लेते हैं। यहां पर क्या कहा है? हिमनद कब पिघलेंगे, और उन्हीं हिमनद के पिघलने के कारण क्या आएगी? आपकी बाढ़ आएगी। यानी कि पानी जो है वो बहेगा, उसी हिमनद के कारण ही तो पानी बहेगा। तो जब गर्मी अधिक पड़ेगी तभी तो आपकी क्या आएगा? पानी नदियों में अधिक आएगा। तो ध्यान करो कि जम्मू और कश्मीर में बाढ़ किस महीने में आती है? तो आपके मई और जून के महीने में क्या आती है? बाढ़ आती है, क्योंकि वहां पर अत्यधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है? मई और जून के महीने में पड़ती है। और सिंधु नदी के कारण क्या आती है? जबरदस्त बाढ़ आती है। तो ध्यान रखना, यहां पर जो सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी में बाढ़ बरसात के पानी की वजह से नहीं आएगी। हमारे यहां पर गंगा हो या आपकी कोई और नदी हो, इसमें बरसात के पानी की वजह से बाढ़ आएगी। लेकिन जो आपकी सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी में बाढ़ किसकी वजह से आती है? ग्लेशियर के पिघलने के कारण। और ग्लेशियर अधिक कब पिघलते हैं? जब अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है ना सर? तो एक पॉइंट यहां लिख लेना कि आपकी सिंधु जो नदी है, यानी सिंधु नदी में जो बाढ़ है वो कब आती है? मई के महीने में जो है वो बाढ़ आती है, ठीक है ना सर? अब आगे चलते हैं ताकि समझाएं आपको। देखना, चलिए सर। ये मान लिया सर, ऐसे ना माने, ऐसे मान। चलिए सर, चलिए देखना, कहने का मतलब क्या है यहां वो समझना है। यहां से ये उद्गम स्थान हो गया किसी नदी का, ठीक है ना? ये उद्गम स्थान है, यानी कोई नदी है, ये उसका क्या है? उद्गम स्थान है। और यहां पर अंत स्थान है, यानी कि ये किसी समुद्र में, किसी सागर में
या किसी नदी में भी क्या कर सकती, आपकी मिल सकती। तो वहां पर जहां ये मिल जाएगी वही उसका अंत स्थान होगा। अब देखते चलते हैं कौन कौन से पॉइंट आपको यहां याद रखने हैं। लेकिन जब ये ऊपर से चलेगी, समझना, जब ये आपकी क्या करेगी, ऊपर से चलेगी, तो ये जो इसका जो क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र, यही क्षेत्र क्या कहलाएगा, इसका अपवाह क्षेत्र कहलाएगा। समझना, यही क्षेत्र इसका क्या कहलाएगा, अपवाह क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा अपवाह क्षेत्र है जिसमें ये क्या कर रहा है, आपका पानी जो है वो बह रहा है। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है और क्या पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपने देखा हो, हम सपोज दैट इसको गंगा नदी ही मान लेते हैं समझने के लिए। अभी हम इस गंगा नदी में आपकी कुछ नदियां, यमुना जो आएगी वो भी इसी में मिलेगी, गंगा नदी में ही यमुना मिलेगी। ऊपर से भी कुछ नदियां आएंगी वो भी क्या करेंगी, इसी नदी में मिलेंगी। सोन नदी होगी वो भी इसी नदी में मिलेगी। यानी कि विभिन्न प्रकार की नदियां भी तो इसी गंगा नदी में मिल रही हैं। भैया यमुना नदी भी तो गंगा में मिलेगी। भाई आपकी जो बेतवा है वो आपकी यमुना से मिल जाती, और यमुना जाके किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे सर। तो यहां पर जो ये नदियां मिल रही हैं, सपोज दैट ए बी सी, ये डी, ये कुछ नदियां मिल गई, तो इन नदियों को क्या कहा जाएगा, गंगा की सहायक नदी कहा जाएगा। ध्यान रखना कि सहायक नदी किसको कहा जाएगा, तो ये गंगा की सहायक नदियां होंगी। जो जो नदियां जो है वो आपकी मिलके इसके साथ जो है वो आपकी मिल रही हैं, वो आपकी क्या कहलाएंगी, सहायक नदी के तौर पर जो है वो क्या की जाएंगी, जानी जाएंगी। तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, आपकी सहायक नदी के रूप में जो है वो जानी जाएंगी। यानी इन नदियों को हम किसके रूप में समझेंगे, सहायक नदी के रूप में जो है वो समझेंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब दूसरा सा पॉइंट और लिखते हैं ताकि आप समझ पाए। दूसरा पॉइंट और समझ लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, देखना, इसमें कुछ नदियां मिली हैं तो हमने सहायक नदी कह दिया, लेकिन यही गंगा से एक नदी भी तो निकल जाती, हुगली नदी। ध्यान करो, पश्चिम बंगाल में जो बहती है, और वो गंगा की ही सहायक नदी नहीं है, वो गंगा से निकली हुई एक क्या है, नदी है। वो गंगा का ही पानी बह रहा था, लेकिन साइड में कुछ स्थान देखा तो वहां से होता हुआ क्या कर गया, पानी निकल गया। वो उस नदी को हुगली नदी कहते हैं। तो ऐसी नदी जो किसी मुख्य नदी से क्या करे, फूट पड़े और किसी दूसरे स्थान पर बहते हुए क्या कर जाए, निकल जाए, ठीक है ना। हुगली नदी गंगा नदी से ही क्या करती है, निकलती है। लेकिन इसको अब हम सहायक नदी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये गंगा में मिली नहीं, ये गंगा से क्या हुई है, आपकी निकली हुई है। तो इसको हम कौन सी नदी कहेंगे, वितरिका। वितरिका यानी कि एक छोटी सी कोई नाली नुमा संरचना जो है वो निकल आई, और वो आपकी क्या कर रही है, वो आपकी जो है वो क्या बन गई है, एक प्रकार की नदी जो है वो बन गई है। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, वितरिका नदी कहेंगे। जैसे कोई बड़ा नाला जा रहा था, साइड में कोई कच्ची मिट्टी देखी तो एक छोटी सी नाली फूट पड़ी, तो वह आपकी क्या कहलाएगी, वितरिका कहलाएगी। तो वही हुगली नदी जो है वो इसी की कैसी नदी है, वितरिका नदी के रूप में जो है वो जानी जाती है। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले बताओ सर। चलिए चलिए, सारी चीज क्लियर रखना सर। अपवाह क्षेत्र क्या है, ये पूरा अपवाह क्षेत्र है, अबहाव क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र, ठीक है ना, एक ही बात है। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, आपका बहाव क्षेत्र या क्या कहलाएगा, अपवाह क्षेत्र कहलाएगा। और इसी अपवाह क्षेत्र को, ये जो अपवाह क्षेत्र या बहाव क्षेत्र है, इसी को हम जल ग्रहण क्षेत्र के नाम से भी जानेंगे। भाई जल भी तो इसी में बहेगा, तो इसी को हम क्या समझेंगे, जल ग्रहण क्षेत्र के नाम से भी इसी को जानेंगे। क्योंकि जल किसमें बह रहा है, तो आपका इसी में जो है वो क्या कर रहा है, आपका जल जो है वो इसमें बह रहा है, ठीक है ना सर। तो अब यहां पर इसी अपवाह क्षेत्र से 3 प्रश्न बनते हैं आपके पेपर के लिए, लिख लेते हैं हम उनको। भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र बनाने वाली नदी कौन सी है, भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र बनाने वाली नदी कौन सी है, तो गंगा। ध्यान रखना, यानी कि हम यहां लिख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा
अपवाह क्षेत्र बनाने वाली नदी। तो भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र बनाने वाली नदी कौन सी है? तो कहोगे गंगा। यानी कौन सी नदी है सर? गंगा। लेकिन अगर हम कहें दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र बनाने वाली नदी कौन सी है, तो फिर गंगा नहीं है। दक्षिण भारत में गंगा नहीं बहती, गोदावरी। तो एक पॉइंट फिर बनता है दक्षिण भारत का बस अब यही फैक्ट पर आपको टिके रहना है। यही फैक्ट पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र बनाने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी। यानी गोदावरी नदी जो है वो आपका दक्षिण भारत का क्या बनाती है? सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र बनाती है। तो कहीं कहीं दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। दो प्रश्न बनते हैं और आप बहुत कंफ्यूज हो गए। यही यूपी टेट की विशेषता है और सुपर टेट की भी यही विशेषता है। देखना, अगर हम यहां लिखते हैं दक्षिण भारत की गंगा किसको कहेंगे भैया, और यहां पर हम लिखते हैं दक्षिणतम भारत की गंगा किसको कहेंगे? अब बताओ सर जरा, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिणतम भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा तो गोदावरी ही है, क्योंकि दक्षिण में जो स्थान उत्तर में गंगा नदी का है वही प्रमुख स्थान किसका माना जाता? गोदावरी का। क्योंकि यहां उत्तर भारत में गंगा बड़े भूभाग को सिंचित करती है, तो दक्षिण भारत में सबसे बड़े भूभाग को सिंचित कौन करती है? गोदावरी। क्योंकि इसका अपवाह क्षेत्र क्या है? विशाल है, बड़ा है। लेकिन दक्षिणतम लगा है, तम यानी कि एकदम दक्षिण में लास्ट पहुंच जाओ, कावेरी नदी। यानी कि जो कावेरी नदी है वो केवल 4 राज्य जो है, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, ये 3-4 राज्यों को क्या करती है? अधिक जल क्या करती है? उपलब्ध कराती है। तो अगर तम लगा है तो टिक लगाओगे कावेरी पर, केवल दक्षिण भारत कहा है तो लगाओगे गोदावरी पर। लेकिन भारत का और यहां पर अगर यह भी पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी 2500 किलोमीटर दूरी पर ये क्या करती है? गमन करती है। तो 2525 होगी शायद, 2525, ठीक है ना। तो ये भारत की जो गंगा है ये 2525 किलोमीटर दूरी को कवर करती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, ध्यान रखना। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा है। ये फैक्ट आपको क्लियर रखने हैं सर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। और सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र भी किसका है? गोदावरी का। और पूरे भारत में सबसे अधिक बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका है? गंगा का। तो लंबी भी कौन है? गंगा। और बड़ी भी कौन है? गंगा। बात समझ पाए? अगर उत्तर भारत पूछे तो कोई शक ही नहीं है, फिर तो गंगा ही है। बात समझ पा रहे कि नहीं सर? बताओ। चलिए अब चलते हैं। ठीक है सर, शायद आपको क्लियर हो रही होंगी सर चीजें। देखना सर, समझते हैं। अब यहां पर एक चीज और समझते हैं। अभी देखना सर, समझना। ये अभी फैक्ट ले लिया हमने, अभी गंगा नहीं पढ़ा रहे, अभी तो ये फैक्ट लिया है। देखना सर, अब यहां पर 2 चीजें और समझनी है हमें। और 2 चीजें क्या समझनी है? एक शब्द मिलेगा द्वाब, एक शब्द मिलेगा द्वाब। अब ये द्वाब क्या है या द्वाब किसे कहते हैं? तो द्वाब समझ लेते हैं कि द्वाब क्या है, ठीक है ना। हम सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे कि द्वाब क्या है, कौन सी नदियां म्यांड बनाती हैं, कौन सी नदियां द्वाब बनाती हैं। तो उत्तर भारत में बहने वाली नदियां जो हिमालय से निकलती हैं और उत्तर भारत में प्रवेश करती हैं, या जो ग्लेशियर से पिघल करके नदियां बाहर निकलती हैं, वो सारी की सारी नदियां किसका निर्माण करती हैं? द्वाब का निर्माण करती हैं। और दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां म्यांड का निर्माण करती हैं। ध्यान रखना, दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां म्यांड। अब ये म्यांड क्या है वो भी बताते हैं, द्वाब क्या है वो भी बताते हैं। देखना सर जरा, द्वाब का मतलब क्या है? एक लाइन लिख लेते हैं पहले द्वाब के लिए, फिर म्यांड पर आते हैं। द्वाब के लिए एक लाइन लिख लेते हैं।
दोआब की एक लाइन है, दो नदियों के बीच, समझ जाओगे, दो नदियों के बीच, यानी कि जो दो नदियां हैं उन दो नदियों के बीच क्षेत्र को, यानी कि दो नदियों के बीच क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। और यह बहुत उपजाऊ होता है। यह क्या होगा? बहुत उपजाऊ होता है। देखा होगा आपने, यमुना नदी और गंगा नदी के बीच के क्षेत्र देखना, वो गांव देखना, वहां पर खेती बहुत जबरदस्त तरीके से अच्छी पैदावार करती है। कहने का मतलब क्या? दो नदियां, एक नदी यहां से बह गई, दूसरी नदी यहां आके मिल गई। ये आपकी गंगा थी, ये गंगा ऊपर से बह के आ रही थी, इसमें ये यमुना यहां से आके मिल गई, तो गंगा और यमुना के मध्य का जो क्षेत्र होगा वो आपका क्या कहलाएगा? दोआब कहलाएगा। यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जहां पर ये नदी यहां है और ये यहां है, तो दोनों नदियां बाद में एक मिल रही हैं, इसको ही क्या कहा जाएगा? दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे झेलम और चिनाब कौन सा दोआब बनाती है, आपकी चिनाब रावी कौन सा दोआब बनाती है, रावी और ब्यास कौन सा दोआब बनाती है, ब्यास और सतलज कौन सा दोआब बनाती है। ठीक है ना सर, ये प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो पहले भी हम टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहे हैं नदियों को पढ़ाने से पहले कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आपकी सहायक आपके लिए होगी। तो दोआब समझ गए कि दोआब क्या है। तो दूसरा शब्द है आपका यहीं पर म्यांड। तो ये म्यांड समझ लेते हैं। वास्तविकता में इसको म्यांड की जगह पर हम थोड़ा और लिख लेते हैं कि इसको अच्छा शब्द कहेंगे, तो म्यांड लिख लेते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर पूछ लिया जाए तो म्यांड, या इसी को लिखते हैं, म्यांड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। समझना, यहां लिख लेते हैं क्या? म्यांड, और म्यांड का मतलब होता है क्या? टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है ना। तो अब समझते हैं कि आखिर कौन सी नदियां म्यांड नहीं बनाएंगी और कौन सी नदियां म्यांड बनाएंगी। तो आपने देखा हो, कोसी नदी का नाम सुना है, बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। ऊपर से बह रही थी, पता चला दाएं बह गई 10 किलोमीटर, और थोड़ी देर में मार्ग बदला और बाएं बह गई 10 किलोमीटर। यानी कि ये सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी। इस कारण से ही इसको बिहार का शोक कहा जाता। बाढ़ आएगी तो भैया पता है कि भैया बाढ़, यहां से अपने यहां पर बेतवा है तो पता है कि बेतवा का पानी बाढ़ आएगा तो ज्यादा ज्यादा पारीक्षा डूबेगा, बड़ा गांव डूबेगा, मुराटा डूबेगा, ये गांव डूबेगा। पता चला अभी थोड़ी देर सुबह के टाइम पर बाढ़ का पानी मुराटा बड़े गांव तरफ घुस रहा था, पता चला थोड़ी देर के लिए पानी कहां लौट गया? झांसी तरफ लौट गया, 10 किलोमीटर वहां को भाग गया। ऐसा करती है बिहार में कोसी नदी, क्योंकि वहां की मिट्टी ऐसी है, थोड़ी यूं कहें आप मुलायम मिट्टी है, तो जल्दी जल्दी नदी क्या कर लेती है बिहार में? मार्ग बदल लेती है। ठीक है ना। तो अब जब जल्दी मार्ग बदलेगी तो मार्ग क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा होगा, ध्यान रखना। तो मार्ग क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा। तो जो नदियां सबसे ज्यादा मार्ग बदलेंगी वह क्या बनाती हैं? म्यांड बनाएंगी। जो नदियां सबसे ज्यादा मार्ग को इस प्रकार से क्या करेंगी? बदलेंगी। जैसे गंगा है, यू 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 इस प्रकार से क्या करेगी? मूव करेगी, तो ये मार्ग बदल रही है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जा रही है। तो जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाएंगी वो तो म्यांड कहलाएगा। लेकिन वो नदियां जो म्यांड नहीं बनाती हैं वो केवल एक रूपरेखा में चलेंगी, यानी कि यहां से चली है तो यहीं पर बह के खत्म हो जाएंगी, यहां वहां कहीं क्या नहीं करेंगी? प्रवेश नहीं करेंगी। इन कहते हैं सीधे घर से जाना बच्चे से और सीधे नाक की सीध में स्कूल चले जाना, यहां वहां मत घूमना। यानी कहने का मतलब है सीधा एक ही रास्ता और कोई तरीका नहीं। लेकिन जब बच्चा है यूं जिगजैग मोशन में जाए और फिर स्कूल तक पहुंचे, तो वो क्या कर रहा है? टेढ़े मेढ़े रास्ते को तय कर रहा है। तो टेढ़े मेढ़ा रास्ता का मतलब क्या है? म्यांड है। और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ना बनाए, सीधा चले, तो वो म्यांड क्या नहीं करेगा? नहीं बनाएगा। ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अब इसको लिखते हैं। अभी पहले रुकना 1 मिनट, या फिर अभी रुकते हैं, कल चलते हैं इसके आगे। ठीक है सर, क्या क्या बताओ। अच्छा लाइन लिखा दें, इसमें लाइन नहीं लिखाना, इसमें अब ये लिखाना है, ये म्यांड तो शब्द था, म्यांड का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ठीक है ना सर, इसका मतलब क्या हो गया? टेढ़ा मेढ़ा। यानी कि अब इसी से निकला क्या शब्द है वो लिखना है, वृक्षाकार। ये लिखना है वृक्षाकार, या इसी को हम कहेंगे वृक्षाकार या अनुवर्ती।
नदियां, यानी कि वृक्षाकार या अनुवर्ती नदियां कौन सी होती हैं? तो वृक्षाकार अनुवर्ती नदियों का मतलब समझते हैं कि आखिर ये वृक्षाकार और अनुवर्ती नदियां क्या हैं। तो वृक्षाकार का मतलब क्या, जैसे ये वृक्ष है, ये वृक्ष है, ये वृक्ष की ये आपकी क्या हो गई, शाखा हो गई, इस प्रकार से ये क्या हो गई, शाखा हो गई। लेकिन वृक्ष का तना तो यही रहेगा मुख्य रूप से, समझते चलना। वृक्ष का तना तो आपका क्या हो गया, यही हुआ कि नहीं हो गया, पहले ये बताओ, बताइए सर। वृक्ष ही तो हुआ, मतलब हमने ऐसे में वृक्ष बना दिया, ये उसकी क्या बना दी, शाखा बना दी, ठीक है, यही तो है। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि जो आपकी जो नदियां रहेंगी अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब क्या, उसका मतलब भी समझाते हैं कि अनुवर्ती का मतलब क्या है, और ये वृक्षाकार का मतलब क्या है। हमने दोनों को एक ही जगह लिख दिया, एक ही जगह से समझा देते हैं। सबसे पहले वृक्षाकार, वृक्षाकार का मतलब क्या, वो नदियां जो वृक्ष के आकार के रूप में बहें, वृक्ष के आकार के रूप में बहें, एक जिनकी मुख्य धारा बनी रहे और थोड़ा सा वो इधर बढ़ जाए, थोड़ा सा इधर बढ़ जाए, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, लेकिन उनकी मुख्य धारा हमेशा क्या चलेगी, सीधी ही चलेगी। इन नदियों को क्या कहा जाता है, वृक्षाकार नदियां कहा जाता है, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, अनुवर्ती नदी कहा जाता है। और यही नदियां होती हैं जो क्या नहीं बनाती हैं, म्यांड नहीं बनाती, ये हमेशा एक सीधी रेखा में क्या है आपकी चलती रहती हैं। तो ये कौन सी नदियां हैं, ये नदियां हैं दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां, जो केवल दरारी भाग जो पड़ गई है, जो आग्नेय मूल चट्टान थी, उस मूल चट्टान में जो दरारें आ गई हैं, उन्हीं में पानी भर जाता है, उन्हीं पानी का अनुसरण करते हुए क्या कर जाती है, नदी बह जाती है। थोड़ी बहुत कोई दरार होगी तो वहां पानी निकल जाएगा, नहीं तो वो मुख्य रूप से किसका अनुसरण करेगी, सीधे सीधे रास्ते का क्या करेगी, अनुसरण करेगी। तो उसको ही हम क्या कहेंगे, वृक्षाकार नदियां, या इन्हीं को अभी दूसरा नाम लिखते मौसमी नदियों को अनुवर्ती नदियों के नाम से भी जाना जाता है, या इन्हीं को हम वृक्षाकार, यानी कि इनका जो अपवाद क्षेत्र होता है वो वृक्षाकार होता है। या ये किस प्रकार की नदियां कहलाती हैं, अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। ठीक है, अभी आगे और चलेंगे, कल लिखाएंगे इसको सर, ठीक है।